यस क्लास, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। आज का जो हमारा सेशन कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा वो रहेगा फाइनेंस के लिए। बिजनेस फाइनेंस हमने स्टार्ट करी थी यूजीसी नेट पेपर 2 की कंप्लीट सिलेबस सीरीज, जिसके अंदर एक क्लास में हम एक यूनिट को डीपली समझते हैं, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, कैसे पर्टिकुलर यूनिट को कवर कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस फाइनेंस के बारे में। क्लियर? आप इसको बिजनेस फाइनेंस प्लस एक तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कह सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं जो आपको समझाने वाली हूँ वो इसी टर्म से समझाऊंगी, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी टॉपिक की तरफ नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि इसमें होता क्या है। पहले मेरे को ये बताओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ये टर्म है इससे तुम क्या समझते हो? मैम, फाइनेंशियल से कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर सकता हूँ चीजें, मनी। वहीं पे मैनेजमेंट से जो मैं रिलेट कर सकता हूं वो एक तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करना और चीजों को कंट्रोल करना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही पढ़ा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप कह सकते हो कि जो मनी है, मनी को कहाँ से ऑर्गेनाइज किया जाए और उसे कैसे कंट्रोल किया जाए कि वो कहाँ पे स्पेंड होगा और कहाँ पे स्पेंड नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस समझ में आया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि पैसा कहाँ पे आएगा और कहाँ पैसा जाएगा, इन शॉर्ट। आप देखो इसी को थोड़ा सा डिटेल में। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं तो वो दो कंटेक्स्ट में करते हैं। एक तो होता है मेरा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस, दूसरा होता है मेरा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर भी मैं पैसे को अरेंज करता हूं और मैं पैसे को यूज करता हूं। इतना समझ में आया? लॉन्ग टर्म के अंदर पैसे को अरेंज करने के कौन कौन से सोर्स होते हैं, मेरे को वो बताओ। लॉन्ग टर्म में पैसा कहां से आ सकता है? क्या उसको आप कैपिटल मार्केट कहोगे? कैपिटल मार्केट कहोगे? यस मैम। जितने भी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, जहां से भी आप पैसा लोगे, हर एक पैसे की एक कॉस्ट निकल कर आएगी। अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी शेयर्स ले रहे हो तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो हर एक कैपिटल की एक कॉस्ट निकल के आती है कि अगर मुझे यहां से पैसा उठाना है तो मुझे इतनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो कैपिटल मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं वहां से एक मेरा टॉपिक निकल कर आता है फाइनेंस का इंपॉर्टेंट, जिसको नाम दिया है मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना समझ में आया? अब आ जाओ लॉन्ग टर्म के यूजेस पे। लॉन्ग टर्म के अंदर मैं पैसे को कहां पे यूज कर सकता हूं? लॉन्ग टर्म के अंदर मैं पैसे को यूज कर सकता हूं प्रॉपर्टी खरीदने में, नई शॉप खरीदने में, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में। इन सब के कॉम्बिनेशन को जो अकाउंट्स की या फाइनेंस की भाषा में नाम दिया गया है, दैट इज नॉन एज कैपिटल बजटिंग। क्योंकि देखो, अनलिमिटेड पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता, सबके पास एक बजट होता है। फर्क सिर्फ इतना आता है, किसी के पास बजट ज्यादा होता है तो किसी के पास बजट कम होता है ना? तो कैपिटल बजटिंग के अंदर आपकी कुछ टेक्निक आती हैं, कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक आती हैं, कुछ आपकी मॉडर्न टेक्निक आती हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे आप डिसाइड करते हो वेयर और वेदर टू इन्वेस्ट। कैपिटल बजटिंग के जो भी प्रोजेक्ट्स आपके होते जो भी प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं वो सबकी एक तरीके से संक कॉस्ट निकलती है। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको आप बाद में रिकवर नहीं कर सकते। मतलब ये पैसा समझो आपका डूब गया,
अगर आपने कैपिटल बजटिंग के एक प्रोजेक्ट के अंदर एक बार पैसा लगा दिया तो उस प्रोजेक्ट को बार बार एक तरीके से रिवर्ट करना इजी इजी नहीं होता, क्योंकि कैपिटल बजटिंग के प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट बहुत हाई होती है। समझ में आया इतना? लॉन्ग टर्म में पैसे को अरेंज करना विद द कैपिटल बजटिंग टॉपिक निकल गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हमें पढ़ना होगा अपने एग्जाम के लिए। सेकेंडली टॉपिक निकल कर आया आपके लॉन्ग टर्म के यूजेस के बिहाफ पे, जो कि है कैपिटल बजटिंग, जो मुझे पढ़ना होगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक वो मैंने आगे किया है, ये हाँ ये रहा कैपिटल बजटिंग। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? जो इसके ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो नहीं करता, वहीं पे मॉडर्न मेथड के अंदर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो करते हुए चलता हूँ। मैम ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट भी आपका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ही आता है, जो बिल्कुल हम पढ़ने वाले हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि हर बार पैसे की कीमत सेम नहीं रहती, चेंज हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो मैं जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट को अगर अपने प्रॉफिट के अंदर कंसीडर करता हूं तो मॉडर्न टेक्निक है, नहीं कंसीडर करता हूं तो कैपिटल बजटिंग की ट्रेडिशनल टेक्निक है। कैपिटल बजटिंग की सारी ही टेक्निक आपकी इंपॉर्टेंट है, सबके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में फॉर्मूला भी आता है इसका, और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी निकल कर आता है। क्लियर यहां तक? फिर आ जाओ आगे शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म के अंदर जब हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन शॉर्ट टर्म, उसमें भी सेम दो चीजें निकल कर आएंगी। कौन कौन सी दो चीजें निकल कर आएंगी? पैसे को मैनेज करना, पैसे को अरेंज करना, और पैसे को यूज करना। अब मेरे को ये बता दो, शॉर्ट टर्म के लिए मैं पैसे को कहां कहां से अरेंज कर सकता हूं, उसका क्या नाम दिया है? मैम जैसे लॉन्ग टर्म के अंदर मेरा कैपिटल मार्केट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए मेरा मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हम बैंकिंग वाली यूनिट में भी पढ़ते हैं, इनको हम बैंकिंग वाली यूनिट में भी पढ़ते हैं। साथ में शॉर्ट टर्म के अंदर पैसे को यूज कहां पे करते हो? शॉर्ट टर्म के लिए पैसे को यूज मैम डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन में क्या आता है? डे टू डे ऑपरेशन में मैम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है, कि वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है मुझे। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की कुछ अप्रोचेस हैं, इसके आप टॉपिक लिखवा देती हूँ। इसके कुछ अप्रोचेस हैं, वो अप्रोचेस आपको पढ़नी है। टोटल 3 अप्रोच है आपकी, हेजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिज्म अप्रोच और आपकी एग्रेसिव अप्रोच। तीनों में लिक्विडिटी हाई कब होती है, प्रॉफिट हाई कब होता है, कौन सी अप्रोच के अंदर मैं पैसा कहां से लेता हूं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ में वर्किंग कैपिटल के साथ सेकंड टॉपिक आपका निकल कर आता है कैश को मैनेज करना। वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट बन जाएगा वैसे तो कैश मैनेजमेंट, डे टू डे में यूज हो रहा है ना शॉर्ट टर्म कैश, कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के मॉडल निकल कर आते हैं, मेनली 2 मॉडल हमें इसमें पढ़ने हैं, एक है आपका बुलमोल मॉडल एंड सेकंड है आपका सोक्रेस्टिक मॉडल। आपको इनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, बुलमोल मॉडल में क्या होता है, सोक्रेस्टिक मॉडल के अंदर क्या होता है। यहां तक क्लियर? उसके बाद शॉर्ट टर्म के अंदर ही मुझे सामान मंगवाना कहां से है, कौन से मेथड्स का मैं यूज करूंगा, तो इसमें एक पार्ट और निकल कर आता है जो आपका होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का।
कि इन्वेंट्री को मैं मैनेज कैसे करूंगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़नी पड़ती हैं। 10 से 12 टेक्निक है आपकी, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे। लाइक आपकी एबीसी एनालिसिस है, और है आपकी वाइटल असेंशियल डिजाइरेबल वाली है, और है आपकी जस्ट इन टाइम है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। ऐसे 10 से 12 टेक्निक है जो आपको पढ़नी पड़ती है। प्लस इसी के साथ में इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज भी आते हैं, वो भी आपको पढ़ने होते हैं। लाइक आपका मिनिमम ऑर्डर लेवल क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल क्या है, री ऑर्डर लेवल क्या है, स्टॉक का डेंजर लेवल क्या है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या है। तो इन सबके फॉर्मूलाज आपको पढ़ने होते हैं। ये बेसिकली फाइनेंस मैनेजमेंट का एक पार्ट है। देखो, बिजनेस फाइनेंस यूनिट का नाम है, जो आपके बिजनेस फाइनेंस यूनिट का नाम है ना, इसमें मेजरली दो चीजें आती हैं। एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैंने अभी आपको करवाया, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये आपका एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे वर्क करता है, ग्राउंड लेवल पे। लेकिन बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हम कुछ इंटरनेशनल लेवल भी लेके चलेंगे, ये आपका सेकंड पार्ट में कवर अप होगा। वर्किंग कैपिटल, इंटरनेशनल फाइनेंस एनवायरमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ये दो पार्ट आपके इसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर आएंगे। यहां तक चीजें समझ में आई? मेरे को ये बताओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में आया? एक बार रिपीट कर देती हूँ, फिर अपने टॉपिक वाइज कर चलेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब मनी को ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करना, जो कि हम लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर देखते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर मनी को मैनेज करने के लिए आपका मनी को मैनेज करना यानी कि मनी को अरेंज करना आता है आपका कैपिटल मार्केट। हर एक कैपिटल की एक कॉस्ट निकल कर आती है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो आपकी यूज करती हैं डिविडेंड अप्रोच को। डिविडेंड अप्रोच के लिए यानी कि या तो इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे या फिर वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे। क्यों मेजरली इक्विटी शेयर कैपिटल? क्योंकि उसमें डिविडेंड आपका फिक्स नहीं होता। वैसे तो हमें ये चीजें पढ़नी है आगे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। यहां से दो तीन टॉपिक और लिखवाती हूँ कैपिटल मार्केट का। एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, एक हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कि मुझे किस स्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल लेनी है, कितना मुझे डेट लेना है, कितना मुझे यहाँ पे इक्विटी लेना है। साथ में इसी में एक टॉपिक और आता है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके ऊपर लिखती हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट यहाँ पे चीजें समराइज रहे। कैपिटल मार्केट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो आपका कैपिटल की कॉस्ट आई है उसमें एक डिविडेंड ऐसी कॉस्ट है दैट कैन बी फ्लक्चुएट, जो चेंज हो सकती है। तो डिविडेंड डिसीजन भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि कब मुझे डिविडेंड देना है, कब मुझे डिविडेंड नहीं देना है, किस सिचुएशन के अंदर डिविडेंड देना मेरी कंपनी के लिए फायदे में रहेगा, किस सिचुएशन के अंदर डिविडेंड देना मेरे लिए नुकसान बन सकता है। तो ये टॉपिक भी आपका इसी में निकल कर आता है। समझ में आया? फिर यूजेस के अंदर आपका कैपिटल बजटिंग आ गया, जिसकी टेक्निक्स हम बिल्कुल आगे पढ़ने वाले हैं। देन हम आए अपने शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म में पैसे को अरेंज किया जाता है विद द मनी मार्केट एंड पैसे को यूज किया जाता है, आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए कह सकते हो, कैश मैनेजमेंट के लिए कह सकते हो, डेटर मैनेजमेंट भी इसमें एक आता है। डेटर मैनेजमेंट, जो पैसा उधार लेके गया है उसे कैसे मैनेज किया जाए, कितना उसको टाइम पीरियड दिया जाए, कॉस्ट कौन कौन सी एसोसिएट होती है आपके डेटर के साथ। कई बार आपका डेटर आपको पैसे वापस नहीं देता है, तो उसमें आप किस तरीके से क्या डिसीजन ले सकते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। साथ में इसमें एक टॉपिक और लिख लो, दैट इज नोन एज फैक्टोरिंग, दैट इज नोन एज फैक्टोरिंग। फैक्टर क्या होता है, दो तरीके की फैक्टोरिंग होती है आपकी, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है।
लाइक आपकी रिकॉस्ट फैक्टोरिंग, नॉन रिकॉस्ट फैक्टोरिंग, रिकॉस्ट फैक्टोरिंग में लॉस किसका होता है, आपका हमेशा क्लाइंट का होता है। ये चीजें आपको पढ़ते हुए चलनी है। नॉन रिकॉर्स के अंदर जिसको आपने एक बार फैक्टोरिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप दोबारा वो लॉस आपके ऊपर नहीं आएगा, अब वो लॉस आपके फैक्टर का हो जाएगा। नॉन रिकोर्स के अंदर लॉस हमेशा फैक्टर का होता है, रिकोर्स के अंदर लॉस हमेशा क्लाइंट का होता है। जब ये टॉपिक पढ़ोगे तब अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। यहां तक एक ओवरव्यू समझ में आया। अगेन चलो वन बाय वन टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला तो स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस की पैसा मैं कहां कहां से ले सकता हूं, आपको वो पता होना चाहिए। उसके लिए मेरा एक लीज फाइनेंसिंग भी आता है, जिसमें दो तरीके की लीज होती है, एक होती है आपकी ऑपरेशनल लीज, एक होती है फाइनेंशियल लीज। लीज के अंदर मैं पैसा कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी को उधार पे देता हूँ, या फिर नॉट ओनली पैसा, लीज फाइनेंसिंग के अंदर मैं कई बार मशीनें भी उधार पे दे देता हूँ। तो दो तरीके की लीज फाइनेंसिंग के बारे में आपको पढ़ना है, एक है आपकी कैपिटल सॉरी ऑपरेशनल लीज और एक है आपकी फाइनेंशियल लीज। दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, दोनों किस किस कंडीशन में यूज होती हैं, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही कि अगर मुझे पैसा कहीं से रेज करना है तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर मेजरली आपको चार चीजें पढ़नी होती हैं। डेट की कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट, रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट और आपके प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट। डेट के अंदर भी आपका आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स का कंसेप्ट आता है, क्योंकि टैक्स का फायदा मिलता है बिफोर टैक्स। इक्विटी के आपके टोटल 6 मेथड होते हैं जिससे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हो, जिसमें आता है आपका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, अर्निंग ग्रोथ मॉडल, CAPM और MM की प्रपोजिशन 2 के थ्रू एक फॉर्मूला निकल कर आता है साथ में, और आता है आपका अर्निंग ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, अर्निंग यील्ड मॉडल, डिविडेंड यील्ड मॉडल, CAPM और आपका MM प्रपोजिशन 2। रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला ये इक्विटी वाला ही हम लेके चलते हैं, जिसमें आपका अर्निंग यील्ड मॉडल को यूज करते हैं। बट इसमें देखा जाता है दो चीजें की फ्लोटेशन कॉस्ट है या नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि प्रेजेंट है तो एक अलग फॉर्मूला बनेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट एब्सेंट है तो सेम आपका इक्विटी वाला फॉर्मूला ही निकल कर आता है। देन प्रेफरेंस शेयर की जब मैं बात करती हूँ तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी आपका इरिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आता है कि वो रिडीम होंगे या नहीं होंगे, उसके बेसिस पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। तो आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स का फॉर्मूला भी निकल कर आपका यहाँ पे आता है। क्लियर? ये आपका सारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मैंने ओवरव्यू दे दिया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत बड़ा सा कंसेप्ट नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे का कंसेप्ट है, जिसमें आपको एक एन्युटी फैक्टर्स के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेनी होती है। समझ में आया यहाँ तक? फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके फंडामेंटल्स, क्या ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया पूरा का पूरा कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? अगले टॉपिक पे चले। चलो अगला टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग से रिलेटेड, कि पैसा मुझे कहाँ कहाँ पे लगाना है। उसके लिए मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि मैं पैसा लूंगी कहाँ से, मतलब मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि मेरे कैपिटल के अंदर कितना परसेंट मैं डेट का पैसा लूंगा, कितना परसेंट मैं इक्विटी का पैसा लूंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन के लिए आपके पास थ्योरीज आती हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन के लिए आपके पास आती है थ्योरी, रेलिवेंट अप्रोच या इरेलीवेंट अप्रोच। रेलिवेंट अप्रोचेस या इरेलीवेंट अप्रोचेस। रेलिवेंट अप्रोच क्या बोलती है कि जो ये कॉम्बिनेशन है इससे हमारे फर्म की अर्निंग पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, तो हमें ध्यान से कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है। वहीं पे इरेलीवेंट अप्रोच ये बोलती है डेट एंड इक्विटी का तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम उस कॉम्बिनेशन का किस तरीके से यूज करते हो उससे फर्क पड़ता है, या तुम्हारी कंपनी कैसा काम करती है उससे फर्क पड़ता है। डेट या इक्विटी के कॉम्बिनेशन से तुम्हारे प्रॉफिट या लॉस पे फर्क नहीं पड़ता, ये बोलती है आपकी इरेलीवेंट अप्रोच। रेलिवेंट अप्रोच के अंदर मेजरली आपकी दो थ्योरी आती है, लेकिन थर्ड आपकी एमएम विद टैक्स अप्रोच आती है।
वैसे तो एमएम अप्रोच आपकी इरेलीवेंट का पार्ट है, लेकिन एमएम की जो विद टैक्स अप्रोच है वो आपकी रेलेवेंट होती है। इसके अलावा आपकी एनआई अप्रोच आती है एंड ट्रेडिशनल अप्रोच आती है। इनके डायग्राम और एजम्पशंस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो क्वेश्चन आपका निकल कर आता है या तो इनके डायग्राम से निकल कर आता है या फिर इनकी एजम्पशन से निकल कर आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर की हर एक थ्योरी का डायग्राम पता होना चाहिए तुम्हें और हर एक थ्योरी की एजम्पशन पता होनी चाहिए तुम्हें। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इरेलीवेंट के अंदर आपकी एनओआई अप्रोच आती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इनके प्रोफाउंडर भी याद रखना भाई। नेट इनकम अप्रोच जो है वो दी थी आपकी डेविड डुरंड ने, और ट्रेडिशनल आपकी इजरा सोलोमन ने। एमएम तो एमएम ने ही दी थी। और इरेलीवेंट के अंदर आपकी एक एमएम अप्रोच आती है, यहाँ विद टैक्स है। इरेलीवेंट के अंदर विदाउट टैक्स अप्रोच आती है। विदाउट टैक्स अप्रोच के अंदर दो प्रपोजिशन आती है, क्या प्रपोजिशन 1 है, एक प्रपोजिशन 2। प्रपोजिशन 1 के अंदर हम पढ़ते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस के बारे में। थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। प्रपोजिशन 1 में हम आर्बिट्रेज प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपकी एक तरीके से यू कैन से कि एक पर्सनल लिवरेज या होममेड लिवरेज क्रिएट की जाती है। आर्बिट्रेज का मतलब है कि एक बैलेंस बनाना। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल लिवरेज या होममेड लिवरेज बना दी जाती है। फिर प्रपोजिशन टू जो एमएम की है वो ज्यादातर सिमिलर है आपकी एनओआई अप्रोच से। क्लियर है यहाँ तक? कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको ये सारी चीजें पढ़ते हुए चलनी है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मैंने अभी बताया दो टेक्निक्स होती हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल को कन्वेंशनल टेक्निक भी बोलते हैं और मॉडर्न को साइंटिफिक टेक्निक भी बोलते हैं। इनकी सारी टेक्निक्स आपको पढ़ते हुए चलनी है। ट्रेडिशनल में मेनली आपकी दो टेक्निक आती है, एक आती है पेबैक पीरियड और दूसरी आती है आपकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कन्वेंशनल के अंदर यानी कि ट्रेडिशनल के अंदर दो टेक्निक आती है, पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। मॉडर्न के अंदर तो आपकी काफी सारी आती है। उसके बाद है रेट एंड रिटर्न एनालिसिस। जो कैपिटल बजटिंग है इसका कुछ रिटर्न एनालिसिस भी है कि कितना रिस्क मेरे पास आ सकता है। तो कैपिटल बजटिंग की रिस्क एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में आपको सारी टेक्निक पता होना चाहिए। लगभग 8 से 10 टेक्निक है आपके कैपिटल बजटिंग के रिस्क एनालिसिस की, तो वो टेक्निक आपको पढ़ते हुए चलनी है। लास्ट है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, क्या इसका काम होता है, ये चीज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। क्या सेकंड टॉपिक भी क्लियर? जो ये मैंने बिजनेस फाइनेंस के मेजरली 4 डोमेन आई थिंक सो, 4 नहीं 5 मिलेंगे। ये मैंने 5 डोमेन में जो डिवाइड किया है पूरे सिलेबस को, उसका सेकंड डोमेन यानी कि सेकंड मेजर टॉपिक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या मैं थर्ड पे चलूं? क्या अब मैं थर्ड पे चलूं? चलो, नेक्स्ट आपका वर्किंग कैपिटल एंड डिसीजन मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल वैसे तो मैंने काफी हद तक स्टार्टिंग में ही क्लियर किया है। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका कैश मैनेजमेंट आता है, आपका डेटर मैनेजमेंट आता है। कैश मैनेजमेंट के मॉडल्स आपको पढ़ने हैं। डेटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, डेटर मैनेजमेंट के साथ कौन कौन सी कॉस्ट इंकलकेट होती है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। वर्किंग कैपिटल की या हाँ, वर्किंग कैपिटल के लिए आपकी अप्रोचेस होती हैं, 3 अप्रोच होती है। हेजिंग अप्रोच, जिसको मैचिंग अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, एक है कंजर्वेटिज्म अप्रोच, एक है आपकी एग्रेसिव अप्रोच। तीनों में वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ से लिया जाता है ये पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म से लिया जाएगा या शॉर्ट टर्म से लिया जाएगा। और तीनों ही अप्रोच के अंदर जो आपकी लिक्विडिटी हाई कहाँ पे होगी और प्रॉफिटेबिलिटी हाई कहाँ पे होगी, ये चीज आपको पढ़ते हुए चलनी है। फिर आ जाते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में अगेन आपके थ्योरीज आती हैं कि डिविडेंड देना हमारे लिए रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है। डिविडेंड डिसीजन की आपको थ्योरीज पढ़नी है, क्योंकि कई बार क्या होता है डिविडेंड इस बार मैं ना देके उस पैसे को मैं रिटेन कर लूंगा। एज ए आई कंपनी मैं इस बार अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देता हूँ और उस पैसे को मैं रिटेन कर लेता हूँ और उस पैसे को रिटेन करके अगली बार उसको ज्यादा उस पैसे से पैसा बना के सामने वाली कंपनी को दे देता हूँ। तो उसके उसके बेसिस पे कि मुझे इसी साल डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखो अगला साल कह सकते हो आप अनसर्टेन है, क्या पता कंपनी अच्छा कर पाए या ना कर पाए। और अगर हम हर साल यही करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के मन में डाउट आ जाता है।
तो एक ऐसा लेवल रखना होता है कि उनका मोटिवेशन भी बरकरार रहे और हम उनको टाइम टू टाइम पैसा भी ज्यादा बना के देते रहिए। उसके लिए आपका डिविडेंड डिसीजन रेलिवेंट होता है। तो डिविडेंड डिसीजन की भी दो टेक्निक आती हैं आपकी, रेलिवेंट अप्रोच और आपकी इरेलीवेंट अप्रोच। रेलिवेंट अप्रोच अगेन वही बोलती है कि डिविडेंड दोगे तो आपकी कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब रेगुलर डिविडेंड दोगे तो कंपनी की एक फाइनेंशियल कंडीशंस पे इफेक्ट पड़ेगा, बट वहीं पे इरेलीवेंट अप्रोच ये बोलती है आपको कि कंपनी के डिविडेंड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप डिविडेंड दे दो या फिर आप उनके शेयर के प्राइस को हाई पे पहुंचा दो, बात एक ही है। उन्हें प्रॉफिट से मतलब है, वो प्रॉफिट चाहे आपका कैपिटल गेन से आए या फिर आपके डिविडेंड से आए। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी, डिविडेंड डिसीजन वाला? वो नगर निगम बोल गया था ना। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट है आपका इंटरनेशनल वाला, जैसे मैंने बताया था 2 पार्ट होते हैं इसमें। तो अब ये पार्ट आपका स्टार्ट होने वाला इंटरनेशनल का, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या इंटरनेशनल फाइनेंस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ रिस्क होते हैं आपके, और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको 2-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि आप पैसा कहाँ पे लगा रहे हो, वहां की एक एक्सचेंज रेट थ्योरीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, वहां के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले तो देखो, इंटरनेशनल जा रहे हो तो फॉरेन मार्केट आएगा। फॉरेन मार्केट के बेसिक पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं उसकी एक थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि आपका स्पेक्यूलेटर होता है। स्पेक्यूलेटर क्या होता है, क्या काम होता है, ये पता होना चाहिए। स्पेक्यूलेटर आपका वो पर्सन होता है जो रिस्क लेना अफोर्ड कर सकता है, जो रिस्क लेके पैसा कमाता है, आप कह सकते हो दैट इज रिस्क टेकर। नेक्स्ट आपका हेजर होता है। हेजर एक तरीके से आपके रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, डेरिवेटिव्स में डील करते हो, तो यू आप कहते हो ना कि अभी जो मेरी पोजीशन है उसको मैंने हेज कर रखा है, तो ये वही हेजर वाला है जो रिस्क को प्रोटेक्ट करता है कि नुकसान होने से आपको बचाता है। फिर आता है आपका आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर जो हमने अभी एमएम अप्रोच के अंदर पढ़ा। आर्बिट्रेजर वो पर्सन है जो कि एक प्राइस लेवल को बैलेंस करता है। प्राइस लेवल को बैलेंस करता है। प्राइस लेवल को बैलेंस कैसे करता है ये? एक कंट्री से, एक करेंसी से खरीद के दूसरे कंट्री में बेच देता है, और एक से खरीद के दूसरे में बेचता है। जिसके प्राइस हाई होते हैं वहां पे बेच देता है, जिसके प्राइस लो होते हैं वहां से खरीद के। तो इससे क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बैलेंस हो जाती है। जब डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्राइस लेवल भी आपका बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे स्कैल्पर। स्कैल्पर वो पर्सन होता है जो किसी भी सिक्योरिटीज को बहुत जल्दी बाय या सेल करता है। एक दिन के अंदर वो 10 सिक्योरिटीज को खरीदता या बेचता है। शॉर्ट टर्म के अंदर ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो वो स्कैल्पर्स होता है। तो बेसिक फॉरेन मार्केट के पार्टिसिपेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा फॉरेन मार्केट के कुछ की कंपोनेंट या की पॉइंट आप कह सकते हो, बेसिक बेसिक पॉइंट्स, लाइक आपका सपोर्ट रेट क्या होता है, ऑफर रेट क्या होता है, आपका फॉरवर्ड मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या है, कौन से के अंदर किस तरीके से आपका काम किया जाता है, एक डायरेक्ट कोट क्या है, इनडायरेक्ट कोट क्या है ये, और साथ में आता है आपका अमेरिकन कॉट आता है, यूरोपियन कॉट आता है। 3 टाइप के अकाउंट्स आते हैं आपके, नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट और आपका लोरो अकाउंट। इनकी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स है जिसका आपको सिर्फ ना मीनिंग पता होना चाहिए कि इनके अंदर होता क्या है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह रही है तो इस वीडियो को ना एक बार बैक करके जो ये पॉइंट मैंने बोले हैं ना 8-10, इनको लिख लो और सीधा चैट जीपीटी से इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन पढ़ लो। मोर देन इनफ, इससे ज्यादा नहीं आता। फिर आपका आता है एक्सचेंज रेट की थ्योरी से। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर मैं पूरे बिजनेस फाइनेंस में इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बताऊं तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला ही है। इंटरनेशनल एनवायरमेंट या इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का इतना पार्ट नहीं आता है। अगर टोटल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 7 क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पार्ट से आते हैं, 3 क्वेश्चन आपके
इंटरनेशनल फाइनेंसिंग वाले पार्ट से आता है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, सिलेबस का पार्ट है। एक्सचेंज रेट थ्योरी, एक्सचेंज रेट थ्योरी के अंदर आपकी मेनली 3 थ्योरीज आती हैं जो आपको बेसिकली पढ़नी होती हैं। ये मैं ट्राइंगल से ही हमेशा बनाती हूँ, मैंने मेरे नोट्स में भी ऐसे ही बनाए थे। एक है आपकी एक्सचेंज रेट थ्योरी, एक है आपकी इंटरेस्ट रेट थ्योरी, और एक है आपकी इन्फ्लेशन थ्योरी। सॉरी, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इनको मैं ढंग से लिखती हूँ, एक्सचेंज, इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन। जो थ्योरी बात करती है कि एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन रेट का डिफरेंस के बारे में, वो आती है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं, उस थ्योरी का नाम है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट के बारे में जो बात करती है उसको कहा जाता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो ये सारी थ्योरीज आपको पढ़ते हुए चलनी है, इसी तरीके से याद रख लेना आप। बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड चीजें तो समझनी ही पड़ेंगी। बेसिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मैंने बता दिया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है, उसके पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, और एक्सचेंज रेट रिस्क, जो भी आप करेंसीज को एक्सचेंज करते हो तो उसके अंदर रिस्क आता है आपका हेजिंग करेंसी। इंटरनल टेक्निक होती है इसके लिए, कुछ एक्सटर्नल। रिस्क को मैनेज करने के लिए 2 टेक्निक्स आती हैं। रिस्क को मैनेज करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो हेज करने के लिए करेंसी रिस्क को 2 टेक्निक आती है आपकी, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आप टेक्निक लेते हो लाइक आपकी लीडिंग लैगिंग, आप लेते हो प्राइस वेरिएशन, जितना भी प्राइस का डिफरेंस है सिर्फ वो दे देंगे। जो आपका इनवॉइस है वो इनवॉइस आप डोमेस्टिक करेंसी के अंदर बनवा लेते हो। और एक्सटर्नल के अंदर आ जाएगा मनी मार्केट से हेज करना या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अपने रिस्क को हेज करना। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। हेजिंग टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट के बारे में। आपको इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट और इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से रिस्क यहाँ पे इंकलकेट आपके किए जाते हैं वो पता होना चाहिए। एडीआर जीडीआर किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों की कंडीशन क्या है वो पता होनी चाहिए। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेज प्रोसेस वर्क कैसे करता है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या होती है, किस तरीके से मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग के ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बना था जिसमें उसका प्रोसेस पूछ रखा था। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करते हुए चलने हैं। आज की क्लास वैसे हमारी शायद थोड़ी सी लंबी हो गई है, बिकॉज मैंने इस सीरीज का जो एक टाइम पीरियड रखा था वो रखा था कि आधे घंटे के अंदर हम एक यूनिट को खत्म कर लेंगे। बट इट्स ऑलराइट, उम्मीद करती हूँ चीजें थोड़ी सी बेटर तरीके से आपको समझा पाई हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, बिल्कुल यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ए वेरी वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।